नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में भले ही सिद्धारमैया सीएम पद पर आसीन हो चुके हैं, लेकिन पावर शेयरिंग के मामले में उन्हें शिव कुमार की सहायता लेनी होगी। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इस चीज की स्थिति लगातार ये साफ हो रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव और चीजों की रणनीति को लेकर कर्नाटक में जो पक्षपेश है उसको लेकर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और उसी को लेकर अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो हैं वो वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होने वाले। आपको बताएं कि कर्नाटक में कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना सिद्धारमैया नहीं लेंगे और सिद्धारमैया को भले ही सीएम बनाया गया हो, लेकिन उन्हें हर एक निर्णय डिप्टी सीएम की सहमति से लेना होगा। आपको बताएं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आई है। इसी को लेकर कश्मोकश में कांग्रेस पार्टी थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसको खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो देखते हुए नजर आए और इस खबर को लेकर शिवम पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी अब मिल रही है, क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, लेकिन बड़ी पेच ये कि जो भी फैसले होंगे वो उप मुख्यमंत्री से साझा कर लेने होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो कर्नाटक के 4-5 दिन के हालात है वो पूरे वो किया गया और साथ ही साथ हाईकमान से भी बातचीत कही गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी भूमिका निभाते हुए कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो तानाकसी चल रही थी दोनों को समझौता करवाया गया और साथ ही साथ सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का दिया गया, क्योंकि ये देखा जाए कि 20 मई को दोपहर 12:30 पर ये शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और साथ ही साथ देखा जाए कि जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो मंत्री रहेंगे उनसे भी कहीं न कहीं उनके लिए भी लिस्ट आनी शुरू हो गई लगभग, क्योंकि अभी तक 7-8 लोगों का नाम इस कैबिनेट लिस्ट में जारी किया जाएगा। बिल्कुल शिवम, क्या यहाँ पर 2024 के लिहाज से भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एमके स्टालिन हो या फिर तमाम जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उनको न्योता दिया जा रहा है। क्या 2024 का एक सिग्नल इनके मन से दिखाई दे सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये जो कर्नाटक का चुनाव का ताश किया जा रहा है उसको लेकर विपक्षियों को भी निमंत्रण दिया जाएगा और साथ ही साथ 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, लेकिन कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत के साथ ताकत दिखाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी भारी मात्रा में टक्कर देने का काम करेगी। बिल्कुल। और शिवम पांडे, अगर बात की जाए कर्नाटक के लिहाज से, राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं कि जो उनके घोषणा पत्र में वादे थे उनको जल्द पूरा किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है जो घोषणा पत्र में वादे कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसको धरातल पर उतारने की बेहद जरूरत है, क्योंकि 2024 लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम बात कर लें, अभी जैसे हिमाचल की बात कर लें, हिमाचल में भी जो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने मुद्दे दिए थे उसको भी लगभग पूरा करें और जो कर्नाटक का चुनाव की बात की जाए, जो भी कर्नाटक वादे किए थे, जो राहुल गांधी ने भी वादे किए, जो मैनिफेस्टो में भी वादे थे, उसको लगभग कांग्रेस पूरा करेगी, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो ये अहम चुनाव होगा, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो टक्कर देने के लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए काम करेंगे और जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो कर्नाटक के मुख्य मुद्दे होंगे उनको भी जल्द से जल्द जनता के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। शिवम पांडे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए कर्नाटक के लिहाज से, वहां से एक आवाज ये भी उठ रही थी कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक शख्स जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है। क्या इसका असर आगे चुनाव में पड़ता हुआ नजर आ सकता है या काफी सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस समय जब बात की जा रही थी सीएम और डिप्टी सीएम के चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि 3 लोगों का नाम चल रहा है, डिप्टी सीएम में 3 लोग होंगे, लेकिन जब ये बात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सारी बातचीत की गई, लेकिन उसमें एक ही सीएम और एक ही डिप्टी सीएम रखा गया है, क्योंकि अभी आप देखना होगा क्योंकि समझना होगा कि जो राजस्थान का मान लेते, जैसे उस समय सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन वही हालात इसमें डीके शिव कुमार ने भी किया है कि 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए कि वो कांग्रेस के प्रभारी रहेंगे, क्योंकि जनता के बीच में डायरेक्ट डीके शिव कुमार संवाद करेंगे, लेकिन
चलिए ठीक है, 2024 बिल्कुल जो शिवम, चुनाव बिल्कुल है। आपसे इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे। शिवम पांडे हमारे संवाददाता विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि आखिर कर्नाटक की जो सियासत है वो कितनी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही। आगे बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के अजमेर शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है और सारे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक इतने उग्र हो गए कि एक दूसरे के ऊपर जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। समर्थकों के लात घूसे यहां पर और जूते तक चलते हुए दिखाई दिए हैं और मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के सह प्रभारी अमृता धवन को अजमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक के गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। उधर बात किरण रिजिजू की करेंगे, जहां पर किरण रिजिजू ने पोर्टफोलियो में बदलाव की वजह चुनाव को बताया है और मंत्रालय में बदलाव के बाद किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायपालिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये लिखा कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने का एक सौभाग्य और सम्मान मिला है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान टस से मस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं और इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने पहलवानों को मदद करने की बात तक कही है। सुरजेवाला ने यह कहा कि वो मदद करने के लिए तत्पर तैयार हैं। आपको बताएं कि नेताओं का पहलवानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पहलवानों का साथ दिया है और इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचती हुई नजर आई थी और वो कर्नाटक के चुनाव में पहले पहुंचती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के एक बड़े नेता ये पहलवानों के वहां पे जंतर मंतर पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। गौतम हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या कुछ अपडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला भी अब पहलवानों के मंच पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी जी जी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लगातार जो पहलवान रेसलर हैं, चाहे वो हरियाणा के हो चाहे राजस्थान के हो, तमाम जो लेडीज और पहलवान हैं वहाँ पे उन्होंने लगातार जंतर मंतर पे धरना देते हुए आ रहे हैं और आज जो है संदीप सुरजेवाला भी वहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे लोगों ने बातचीत की, पत्रकारों ने बातचीत की। उनका साफ तौर कहना है कि जिस तरह से आज जो है खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है और अभी तक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो खिलाड़ी महिलाएं हैं इनकी तरफ से जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से जो ये रेसलिंग की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और तमाम इनके जो खिलाड़ी बड़े बड़े हैं वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें राजनीति भी लेकिन कही जा सकती है। बिल्कुल इसमें गौतम जी अगर देखा जाए क्या एक राजनीति पहलू आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां नहीं जा रही थी पूरे देश से यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसका राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्ष है एक मुद्दा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से रेसलर और जो लड़कियां पहलवान हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये जंतर मंतर पे लगातार अपनी मांग को लेकर के ब्रजभूषण सांसद जो मंत्री हैं खेल के उनको गिरफ्तार करने की, उनके ऊपर FIR तमाम जो बातें अभी तक हुई उसमें FIR भी दर्ज हो गई दो और उसकी अब जो है अगर बात की जाए राजनीति तो इस को लेकर के राजनीति काफी बढ़ चुकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया तक जो है वहाँ पहुंच चुके, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम जो कांग्रेस के देख लो, चाहे ममता बनर्जी को देख लो, आप किसी बड़े नेता को देख लो, सभी जंतर मंतर पर इनके समर्थन में उतरे। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो बीजेपी सरकार है उसको घेरने की कोशिश की गई है। जी हाँ बिल्कुल। गौतम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जो पहलवान है, जो पीड़ित पहलवान है, उनका आगे क्या कुछ मांग है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ही एक इकलौता मुद्दा है या किसी और भी मुद्दों को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर तो जो मांग है FIR दिल्ली पुलिस ने कर भी ली है और गिरफ्तारी की भी मांग है। फिलहाल उनको इस्तीफा तो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने दे ही दिया है, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ अभी एक वीडियो वायरल हुई थी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों की, तो उनका साफ तौर कहना कि जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ ही नहीं हजारों लड़कियों के साथ में इस तरह का जो है घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं इससे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हजारों लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो क्या ये जब से धरना प्रदर्शन चालू हुआ है तभी से उसके पहले इस पे बिल्कुल गौतम, आपसे इसके ऊपर और भी जानकारी लेते रहेंगे। गौतम तिवारी संवाददाता हमारे दिल्ली से जुड़े और विस्तार पूर्वक बता रहा है जंतर मंतर पर किस तरह से अब जो पहलवानों का धरना है उसका राजनीतिकरण होता नजर आ रहा है। आगे बात करेंगे। सीबीआई ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के एक करीबी के घर छापेमारी की है और एजेंसियों ने रेड कथित बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में की है। आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से सतपाल मलिक के करीबियों पर रेड की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखें। सतपाल मलिक एक ऐसा नाम जो खुलकर भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता नजर आ रहा है। आखिरी वक्त मेघालय के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला अब और भी गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के करीबियों के घर छापेमारी की है। बताया ये भी गया है कि एजेंसियों ने ये रेड कथित बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में की है। तो भाई बता दें कि इससे पहले सतपाल मलिक के बयान काफी चर्चाओं में भी रहे। उन्होंने इससे पहले ये कहा था कि जब मैं किसानों के मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत ज्यादा घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मारे गए तो उन्होंने कहा क्या मेरी वजह से मारे गए? मैंने कहा कि आपके लिए ही तो मरे, तभी तो आप राजा बने। मेरा उनसे झगड़ा हो गया और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अमित शाह से मिल लूं। इसके बाद मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिला और उन्होंने ये कहा कि आप एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए अभी तक आईटी और ईडी की कार्रवाई से बचे हुए। यानी कि सतपाल मलिक ने ये साफ कर दिया कि जिन पर आईटी या ईडी की कार्रवाई होती है वो ईमानदार नहीं होते। सतपाल मलिक इससे पहले भी सरकार के खिलाफ हर एक उस मंच पर जाते नजर आते हैं जहां पर सरकार का विरोध किया जा रहा। यौन हिंसा की शिकायत लेकर धरने पर बैठी महिला पहलवानों से भी मिलना सतपाल मलिक के लिए सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। कश्मीर को लेकर भी अपने बयानों में खासी चर्चाओं में सतपाल मलिक रहे। सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू की क्लिप विपक्षी दलों के समर्थक खूब वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में सतपाल मलिक के करीबियों के ऊपर कार्रवाई और सतपाल मलिक के बयान के चलते आखिर सरकार और सतपाल मलिक की लड़ाई कहां जाकर रुकती है और कितनी आज सतपाल मलिक के करीबियों पर और सतपाल मलिक पर आती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है और तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का आरोपी है। किस तरह से कोर्ट ने मंजूरी दी है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये रिपोर्ट देखें। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। अब NIA अमेरिकी सरकार से संपर्क कर तहव्वुर को जल्द से जल्द भारत लेकर आएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडीय नागरिक है जिसको लश्कर के आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रचता नजर आया था। तहव्वुर को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं आपको बताते हैं कि आखिर कौन है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का एक कनाडियन व्यापारी है। तहव्वुर राणा भारत की ओर से मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए वांटेड है। तहव्वुर राणा को 2008 के मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारत की ओर से प्रत्यार्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं कि साल 2008 में मुंबई में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 61 घंटे से अधिक की घेराबंदी की और 6 अमेरिकी नागरिक सहित 166 लोगों की हत्या कर दी, जबकि इस पूरे मामले में 300 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर थी। बता दें कि राणा के वकील ने प्रत्यार्पण का विरोध किया। राणा के वकील ने कहा कि राणा को भारत नहीं भेजना चाहिए, जिस पर US मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुनाया कि इस बात के उचित कारण और पर्याप्त सबूत हैं कि राणा भारत का आरोपी है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यार्पण योग्य है जिसके लिए भारत की ओर से प्रत्यार्पण के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है और उसको भारत भेजना ही चाहिए। बहरहाल भारत के लिए राणा का भारत लाना एक बड़ा कदम है जिसके आने से कई और खुलासे होते भी नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि कितना वक्त और राणा को भारत लाने में लगता है और आगे किस तरह से भारत सरकार इसको लेकर कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP।
वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा छात्र ने छात्रा को गोली मारी है और छात्रा कानपुर की रहने वाली बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर छात्र ने छात्रा को गोली मारी है और छात्रा कानपुर की रहने वाली बताई जा रही है। गोली मारने का पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का बनता हुआ नजर आ रहा है और आशंका इसी बात की लगाई जा रही। गोली मारने वाला छात्र अमरोहा का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक हत्या हुई है और ग्रेटर नोएडा में छात्र ने छात्रा को गोली मारी है। छात्रा कानपुर की रहने वाली बताई जा रही और पूरा मामला प्रेम प्रसंग का दिख रहा है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर इमरान का सरकार पर बड़ा आरोप लगा है और पुलिस को 25 की जान की गोली से बात आ रही। आपको बताएं ये बड़ी खबर, पुलिस की गोली से गई 25 की जान, ये इमरान खान ने आरोप लगाया। इमरान की गिरफ्तारी की संभावना और बड़े पैमाने पर बढ़ती नजर आ रही है। 300 महिलाओं की लिस्ट भी तैयार की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है सेना। ये पाकिस्तान में इस वक्त पूरी सरकार उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है और इमरान जो है वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की गोली से 25 की जान गई। इमरान इस तरह का आरोप जो है वो सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर, 300 महिलाओं की लिस्ट तैयार की है, ये भी खबर आ रही है। इमरान खान खुद इस बात को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 300 महिलाओं को लेकर भी सरकार आगे कदम उठा सकती है, यानी कि उनकी भी गिरफ्तारी करवा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर हलचल होती नजर आ रही है। आगे बात बंगाल सरकार की करेंगे। बंगाल सरकार की ओर से फिल्म द केरला स्टोरी पर लगाए गए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का फैसला सुनाया है और कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लोगों को भावनाओं के आधार पर बनाकर पूरे राज्य में फिल्म को बैन नहीं किया जा सकता है और फिल्म दिखाने का सिनेमा घरों का और सुरक्षा मुहैया कराने का राज्य का अधिकार होता है। मामले की सुनवाई कर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों ने इस बेंच का फैसला सुनाया है और उसके बाद जो बैन है वो हटाया गया है। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।